चलो भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं सब लोग? एक बार बताएं, सब कुछ क्लियर है? मेरी आवाज आपको आ रही है? मैं दिख रहा हूँ, दोनों चीजें अगर क्लियर है। किरण ने लिख दिया गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। चलो, आयुषी ने भी लिख दिया है यस सर क्लियर है। राजेश्वरी ने, मुकेश ने, स्वरूप ने, राहुल ने, बहुत बढ़िया। कपिल वैरागी ने लिख दिया। चलो भाई, तो सबसे पहले मैं आप लोगों से बहुत माफी चाहता हूँ। थोड़े से आज एक इमरजेंसी काम में मैं फंस गया और आज की क्लास बहुत काफी लेट हो गई। मतलब 40 मिनट लेट है आज की क्लास, तो उसके लिए मैं बहुत ज्यादा माफी चाहता हूँ आप लोगों से। बहुत सारे लोगों के गुड इवनिंग मैसेज आ रहे हैं, जितेंद्र, कपिल वैराग, किरण यादव। कोई बात नहीं, ओके, किरण ने लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है भाई। चलो तो शुरू करते हैं अपना आज की क्लास। भाई चलता है कभी कभी, अब क्या करें, कुछ ऐसे काम होते हैं कभी कभी की नहीं टाल पाते। चलो तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास, और उससे पहले अपन एक मोटिवेशनल शायरी जल्दी से ले लेते हैं। जी माफी की कोई बात नहीं, जितेंद्र ने लिख दिया। मैथ की क्लास भी थोड़ा सा नहीं, मैथ की क्लास प्रॉपर टाइम पे ही होगी अपनी, 5:40 6:40 पे मैं खत्म करूंगा, तो वो तो 7 बजे हो जाएगी मैथ की क्लास। चलो, लकीरें खुद जो हाथों की बनाना जानते हैं, लकीरें खुद जो हाथों की बनाना जानते हैं, मुश्किलें कमजोर लोगों का बहाना मानते हैं। बदल सकता है हर एक ख्वाब माथे के पसीने से, बदल सकता है हर एक ख्वाब माथे के पसीने से, और मेहनती लोग जीत का तिलक लगाना जानते हैं। बहुत अच्छी शायरी है भाई। मेहनत जो लोग करते हैं उनको जरूर जीत का तिलक लगता है। और भाई जितने भी लोग रहते हैं जो सक्सेस पाते हैं, वो अपने हाथों की लकीर खुद ही बनाते हैं। हाथों की लकीर खुद बनाने का मतलब क्या भाई? वो अपनी मेहनत से अपना किस्मत लगाते हैं। शानदार लिखा है धनुष ने, वाह वाह, बढ़िया। चलो बढ़िया, वाह वाह लिख दिया करो, कोई बात नहीं। चलो भाई शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं, मोटिवेशनल शायरी या किसी भी थॉट पे बात नहीं कर पाएंगे अपन ज्यादा, थोड़े से लेट हो गए हैं, कोई बात नहीं। वाह वाह वाह, कुमारी ने लिख दिया, ओके। चलो भाई, न्यूक्लिक एसिड आज का टॉपिक है अपना, न्यूक्लिक एसिड। बहुत बहुत अच्छा टॉपिक है भाई, न्यूक्लिक एसिड। अच्छा, 2-3 लोगों के वाह 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 मैसेज आ गए। 30 मिनट होते हैं सर बीच में, हाँ 30 मिनट होते हैं, तो मैथ की क्लास तो अपनी हो जाएगी है ना। चलता है चलता है, ओके ओके। चलो, न्यूक्लिक एसिड बहुत अच्छा टॉपिक है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, मजेदार टॉपिक है। और कब पढ़ने, कब जल्दी टॉपिक खत्म हो जाए पता ही नहीं चलता, और याद करने में भी बिल्कुल समस्या नहीं आती। थोड़ा सा बस अपन को कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। अगर आप इसके कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो तो पूरा टॉपिक हो गई है हर्षित मोटिवेशनल शायरी। चलो, न्यूक्लिक एसिड होते क्या है भाई? न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। कल की क्लास में अपन ने प्रोटीन पढ़ा हो, और प्रोटीन में अपन ने क्या देखा था? प्रोटीन जो होते हैं वो अमीनो एसिड के पॉलीमर होते हैं। अमीनो एसिड से मिलकर बने होते हैं हमारे प्रोटीन। अपन एक साथ जो बायोमोलिक्यूल जितने भी हैं हमारे बॉडी के, वो अपन एक साथ पढ़ते हुए चल रहे हैं। और उसका रीजन यही है कि एक जैसे जो टॉपिक होते हैं अपन उनको एक साथ पहले पढ़ लो तो वो अपन को ज्यादा समझ में आते हैं। न्यूक्लिक एसिड की बात कर रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर हैं। न्यूक्लियोटाइड इसकी सबसे छोटी यूनिट है, और एक न्यूक्लियोटाइड से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से जब लंबी चेन बनेगी तो वो हमारे न्यूक्लिक एसिड बनेंगे। आज सब लोग मजेदार मजे ले लेके क्लास ले रहे हैं, बहुत बढ़िया भाई। इसी तरह से मजे ले लेके क्लास लेना है अपन को, एंजॉय करते हुए अपन को पढ़ाई करते हुए चलना है, बिल्कुल से मोटिवेट होना है इसी तरह से, बहुत बढ़िया। चलो हर्षित, ऐसे दुखी होने की जरूरत नहीं है भाई, रूप सिंह ने तो अच्छे वाले भेज दिए हैं। चलो, न्यूक्लिक एसिड जो है वो न्यूक्लियोटाइड के पॉलीमर होते हैं। और न्यूक्लियोटाइड की बात करें पर, न्यूक्लियोटाइड एक यहाँ पर आप डायग्राम देख रहे हैं, इमेज देख रहे हैं, कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है एक न्यूक्लियोटाइड का। इस स्ट्रक्चर में आप 3 चीजें देख रहे हैं। कौन कौन सी 3 चीजें देख रहे हैं? पहला आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो है वो फॉस्फेट ग्रुप है। दूसरी आप जो नीचे देख रहे हैं वो एक पेंटोस शुगर है। शुगर कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में अपन ने पढ़े थे। पेंटोस शुगर का मतलब होता है 5 कार्बन वाले, 5 कार्बन वाली जो शुगर होंगी वो हमारी पेंटोस कहलाएंगी। अपन ने पढ़ा था कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में। पेंटोस शुगर में अपन ने कौन कौन सी पढ़ी है? राइबोस पढ़ा, राइबुलोस पढ़ा है, जाइलोस पढ़ा है। ये जो होते हैं वो पेंटोस शुगर होती हैं, है ना। तो पहली चीज तो इसमें फॉस्फेट ग्रुप होगा, दूसरी चीज इसमें पेंटोस शुगर होगी, और तीसरी चीज फिर इसमें होगा एक नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस,
नाइट्रोजनस बेस का मतलब क्या है भाई, इसमें नाइट्रोजन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होंगे, है ना। बहुत ज्यादा डिटेल में, बहुत ज्यादा केमिस्ट्री में अपन को घुसने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। एक बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन आते हैं, है ना। हालांकि अगर अपन इसके और ज्यादा केमिस्ट्री में चले तो वाकई में ये टॉपिक और लंबा हो सकता है, बहुत डीप हो सकता है ना। न्यूक्लिक एसिड में न्यूक्लियोटाइड की अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियोटाइड में 3 चीजें आ रही हैं। पहला आ रहा है अपना फॉस्फेट ग्रुप, दूसरा अपना आ रहा है पेंटोस शुगर, और तीसरा अपना आ रहा है नाइट्रोजनस बेस, ठीक। और इसमें 2 चीजें अपने लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक अपनी पेंटोस शुगर, दूसरी है अपनी नाइट्रोजनस बेस। क्यों मैंने ऐसा क्यों बोला कि 2 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में न्यूक्लिक एसिड 2 टाइप के प्रेजेंट होते हैं, एक डीएनए और दूसरा आरएनए। अपन ये जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली डीएनए आरएनए को समझने के लिए ही अपन इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। तो अपन ये कह सकते हैं भाई अपन को डीएनए आरएनए पढ़ना है, इसलिए अपन ने पहले न्यूक्लिक एसिड को एक सेकेंड, दो मिनट रुके हैं आप जरा, बोर्ड में शायद मेमोरी बहुत ज्यादा हो गई है। थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, पीडीएफ बंद हो गई है, शायद मेमोरी इसकी बहुत ज्यादा हो गई थी बोर्ड की, इसलिए बंद हो गया होगा। चलो कोई दिक्कत नहीं भाई, चलो कंटिन्यू करते हैं। न्यूक्लिक एसिड की अपन बात कर रहे थे, और न्यूक्लिक एसिड में अपन ने क्या कहा भाई, 3 चीजें से मिलकर बना होता है अपना न्यूक्लिक एसिड। 3 चीजों में अपन ने कहा कि पहला होता है पेंटोस शुगर, दूसरा होता है फॉस्फेट ग्रुप, और तीसरा होता है अपना नाइट्रोजनस बेस। और इन तीनों चीजों में 2 चीजों को लिए अपन ने इंपोर्टेंट बोला, पहला अपन ने पेंटोस को बोला, दूसरा अपन ने नाइट्रोजनस बेस को बोला। और इन दोनों के लिए अपन ने इंपोर्टेंट क्यों बोला, क्योंकि इनके आधार पर ही डिसाइड होंगे हमारी बॉडी के न्यूक्लिक एसिड। हमारी बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड प्रेजेंट होंगे वो इन दोनों के आधार पर डिसाइड होते हैं। कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं हमारी बॉडी में, एक होता है डीएनए, दूसरा होता है आरएनए, है ना। क्या अंतर होते हैं भाई, अपन उनको समझते हुए चलते हैं, है ना। तो पहली चीज तो ये है कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोस शुगर ये दोनों अपने लिए इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा था। तो दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इन दोनों को अपन एक साथ न्यूक्लियोसाइड भी कहते हैं। देखो 2 चीजें, 2 वर्ड, एक अलग अलग वर्ड आ रहे हैं, एक आ रहा है न्यूक्लियोटाइड, दूसरा आता है न्यूक्लियोसाइड। जब अपने तीनों ही स्ट्रक्चर को अपन एक साथ कर दो, पेंटोस शुगर को, फॉस्फेट ग्रुप को और नाइट्रोजनस बेस को, तीनों को अगर आप एक साथ मिक्स कर दोगे तो इसको अपन ने एक साथ कहा न्यूक्लियोटाइड। और ये जो छोटी यूनिट है ये जब एक साथ मिलेगी और लंबी चेन बनाएगी तो फिर अपन उसको बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड। मतलब न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना होता है। लेकिन इसमें से अगर अपन फॉस्फेट को हटा दें और फॉस्फेट को हटाने के बाद इन दोनों को ही अगर काउंट करें तो इसका लिए एक अलग से भी नाम अपन रख सकते हैं, और इसका एक अलग जो नाम है वो है न्यूक्लियोसाइड। ध्यान रखना है आपको, है ना। और मैंने क्यों कहा भाई कि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं वो इनके आधार पर ही डिसाइड होते हैं। कैसे होते हैं भाई डिसाइड, अपन उसके थोड़े से और डीप में समझते हुए चलेंगे, ठीक है। पहले अपन बात करेंगे नाइट्रोजनस बेस की। नाइट्रोजनस बेस जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। पहले होते हैं प्यूरिन और दूसरे होते हैं पिरामिडिन। प्यूरिन और पिरामिडिन, ठीक है। प्यूरिन भी फिर 2 टाइप के हैं, एडेनिन और ग्वानिन। और पिरामिडिन 3 टाइप के होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। इनके टाइप किस आधार पे है, एडेनिन का नाम एडेनिन क्यों है, ग्वानिन का नाम ग्यूनिन क्यों है, ये उनके स्ट्रक्चर के आधार पर है। जब अपन ने कार्बोहाइड्रेट टॉपिक पढ़ा था तो कार्बोहाइड्रेट में भाई ग्लूकोज का नाम अलग था, गैलेक्टोज का नाम अलग था। भाई उनके भले ही उनके स्ट्रक्चर में
कार्बन बराबर है, हाइड्रोजन बराबर है, ऑक्सीजन बराबर है, तो भी अपन ने स्ट्रक्चर में जो उनके स्ट्रक्चर के आधार पर एक का नाम ग्लूकोज रखा, एक का नाम गैलेक्टोज रखा, एक का नाम फिर फ्रक्टोज रखा, है ना। तो इनके स्ट्रक्चर के आधार पे इनके नाम है एडेनिन, गुआनिन, है ना, प्यूरिन को कहेंगे, पिरामिडिन को साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल कहेंगे। फिर मैं दोबारा से बोलूंगा कि इनकी केमिस्ट्री में आपको ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। आप इतना समझे कि नाइट्रोजनस बेस जो होंगे वो दो तरह के होंगे, प्यूरिन और पिरामिडिन। अब प्यूरिन में भी फिर दो तरह के हैं, एडेनिन और गुआनिन। पिरामिडिन जो है वो तीन तरह के होते हैं, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल। ठीक है, अब आगे चलें भाई। यूरेसिल जो होता है वो आरएनए में प्रेजेंट होता है, जबकि थायमिन जो होता है वो डीएनए में प्रेजेंट होता है। अभी मैंने कहा ये बात, मैंने क्या कहा था भाई कि नाइट्रोजनस बेस और पेंटोज शुगर, ये दो चीजें जो होती हैं वो न्यूक्लिक एसिड को डिसाइड करती हैं कि न्यूक्लिक एसिड कौन से टाइप का है। तो पहले अपन ने देखा कि आरएनए जो होगा उसमें आरएनए यूरेसिल, आरएनए में यूरेसिल प्रेजेंट होगा, यूरेसिल मतलब पिरामिडिन, है ना, और जबकि डीएनए में थायमिन प्रेजेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि चाहे आरएनए हो चाहे डीएनए हो, दोनों में प्यूरिन तो सेम ही होंगे। प्यूरिन दो है अपने, एडेनिन है और गुआनिन है, तो एडेनिन गुआनिन डीएनए में भी होंगे और अपने आरएनए में भी होंगे। अंतर होगा सिर्फ पिरामिडिन में। पिरामिडिन में क्या अंतर है भाई, अंतर यह है कि अगर आरएनए की बात कर रहे हैं तो आरएनए में पिरामिडिन जो होगा वो यूरेसिल होगा, अगर अपन डीएनए की बात कर रहे हैं तो डीएनए में जो पिरामिडिन होगा वो थायमिन होगा। ठीक है बात आ रही समझ में आपको। आगे चले अपन, अगर अपन आगे चले तो ये न्यूक्लिक एसिड में ये जो होते हैं वो पेयर बनाते हैं, प्यूरिन और पिरामिडिन जो होते हैं वो आपस में मिलकर पेयर बनाते हैं, जोड़े बनाते हैं। और जब जोड़े बनते हैं तो डीएनए में जो जोड़ा बनेगा, डीएनए में जो पेयर बनेगा वो एटी और जीसी बनेगा, जबकि आरएनए में जो पेयर बनेगा वो एयू और जीसी बनेगा। एटी जीसी एयू जीसी, इसका क्या मतलब है अभी अपन डायग्राम के थ्रू समझते हुए चलेंगे। एटी जीसी याद रखना है आपको डीएनए में, आरएनए में आपको रखना है एयू जीसी। एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, एक दो बार एग्जाम में आ भी चुकी है। ठीक है, समझेंगे लेकिन थोड़ा सा अपन आगे चल के समझ रहे हैं। एक आखिरी लाइन और पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं कि आरएनए में जो शुगर होती है वो होती है राइबोस, पेंटोस शुगर है ना। शुरुआत में अपन ने डिस्कस किया कि न्यूक्लियोटाइड में पेंटोस शुगर होती है। पेंटोस शुगर मतलब उनमें कार्बन जो होंगे वो सिर्फ 5 होंगे, 5 कार्बन वाली शुगर को अपन पेंटोस बोलते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक में 5 कार्बन वाली शुगर अपन ने पढ़ी कौन कौन सी है, राइबोस पढ़ी, राइबुलोस पढ़ी है और जाइलोस पढ़ी है। 3 जो कार्बन शुगर होती हैं वो अपनी पेंटोस होती हैं। तो इसमें राइबोस जो होती है वो आरएनए में प्रेजेंट होती है, लेकिन डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होती है वो डीऑक्सी राइबोस होती है। ये तो अपन ने पढ़ा ही नहीं, डीऑक्सी राइबोस ये कौन सी शुगर हो गई भाई। एक्चुअली राइबोस शुगर से ही जब एक ऑक्सीजन कम हो जाए, अगर उससे एक ऑक्सीजन कम हो जाए तो उस शुगर को हम डीऑक्सी, यहाँ पे डीऑक्सी शब्द का मतलब है कि उससे एक ऑक्सीजन कम हो गई है, ऑक्सीजन कम होने की वजह से हमने उसको बोला डीऑक्सी राइबोस। अब ऑक्सीजन कम हुई है, कार्बन की संख्या तो उतनी है, 5 कार्बन उसमें पहले थे, अभी भी उसमें 5 कार्बन है, तो अभी भी अपन उसको पेंटोस शुगर ही बोलेंगे। ठीक है भाई। तो आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में जो पेंटोस शुगर होगी वो हमारी राइबोस कहलाएगी, और डीएनए में जो शुगर प्रेजेंट होगी उसको हम डीऑक्सी राइबोस कहेंगे। और इन शुगर के नाम के आधार पर ही इनके न्यूक्लिक एसिड के नाम हो गए। जैसे आप आरएनए का फुल फॉर्म करेंगे तो आरएनए का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा भाई, आरएनए का फुल फॉर्म इस शुगर के नाम से ही है, राइबोस न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड अपन चैप्टर पढ़ रहे हैं और इसमें शुगर जो है वो राइबोस है, इसलिए अपन इसको अपन बोलेंगे राइबो न्यूक्लिक एसिड, है ना, शॉर्ट फॉर्म में आरएनए। और अगर अपन डीएनए की बात करें तो डीएनए में डी का मतलब है डीऑक्सी राइबोस और एनए मतलब न्यूक्लिक एसिड, है ना। तो डीऑक्सी राइबोस न्यूक्लिक एसिड, शुगर के नाम के आधार पर ही उनके नाम प्रेजेंट होते हैं। चलो आगे बढ़ते भाई, अपन ने जो डिस्कस किया अभी एटीजीसी, थोड़ा सा इसको समझते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट है एटीजीसी, थोड़ा सा डिटेल में समझते हुए चलेंगे एटीजीसी और एयूजीसी का इसका क्या मतलब है। पहली चीज तो ये कि जब अपन प्यूरिन की बात कर रहे थे तो प्यूरिन दोनों में सेम ही होंगे, चाहे आरएनए की बात करें चाहे डीएनए की बात करें, है ना। अंतर होगा सिर्फ पिरामिडिन में,
पिरामिडिन में, ठीक है। अब देखो यहां पर जीसी, जीसी डीएनए में भी है और आरएनए में भी है ना। जीसी 80 जो है वो फुल फॉर्म, एटीजीसी जो है वो शॉर्ट फॉर्म लिखे हैं। इनके फुल फॉर्म अपन ने थोड़ी देर पहले देखे थे, है ना। क्या क्या देखे थे भाई अपन ने? ए का मतलब अपन ने पढ़ा था एडेनिन, ए का मतलब अपन ने एडेनिन पढ़ा, टी का मतलब अपन ने थाइमिन पढ़ा, ठीक है। ए यहां पर क्या है? प्यूरिन है। टी यहां पर क्या है? पिरामिडिन है। न्यूक्लिक एसिड जब भी बनते हैं तो न्यूक्लिक एसिड में प्यूरिन और एक पिरामिडिन दोनों आपस में मिलकर पेयर बनाते हैं, और पेयर बनाकर फिर वो स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब डीएनए की बात होगी, कैमरा बंद हो गया भाई, आज पता नहीं क्या इशू चल रहे हैं, फिर से 1 मिनट रुकना पड़ेगा आप लोगों को, 2 मिनट वेट करें, आज कुछ मुहूर्त खराब हो गया है। नहीं नहीं, बैटरी लो नहीं हुई भैया, बैटरी लो नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं। डिस्चार्ज, बैटरी डिस्चार्ज होती तो आप लोगों को एक रेड सिग्नल इधर आता होगा कि यहाँ पे बैटरी होने वाली। सागर में बारिश हो रही है क्या? मैथ की क्लास मॉर्निंग में रख लीजिए। बैटरी लो, नहीं बैटरी लो नहीं हुई है, गर्म हो गई थी बैटरी ज्यादा। चलो ये आप मजे ले रहे हैं, ओके चलो ठीक है भाई, तो अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। एडेनिन की बात कर रहे थे अपन। एडेनिन जो है वो प्यूरिन है, थाइमिन जो है वो पिरामिडिन है। ये किस में है? अपने डीएनए में, ठीक है। आरएनए की बात करेंगे तो आरएनए में एडेनिन तो होगा ही होगा, और लेकिन उसके साथ जब पेयर बनाएगा तो वो यूरेसिल, उसमें पिरामिडिन जो होगा वो यूरेसिल होगा। मतलब आरएनए में जो पेयर बनेगा वो ए और यू का पेयर बनेगा, जबकि डीएनए में जो पेयर बनेगा वो एटी का पेयर बनेगा, ठीक। पिरामिडिन में फिर आगे अपन देखें, प्यूरिन पिरामिडिन में तो दूसरा एक और पेयर बन रहा है ग्वेनिन का और साइटोसिन का। तो ग्वेनिन और साइटोसिन आप देखेंगे कि दोनों में कॉमन है, चाहे डीएनए की बात करो चाहे आरएनए की बात करो। ग्वेनिन साइटोसिन अपने डीएनए में भी होता है, ग्वेनिन साइटोसिन अपने आरएनए में भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो जो शॉर्ट फॉर्म में अपन ने पढ़ा था AUGC, इसका मतलब था एडेनिन यूरेसिल और ग्वेनिन और साइटोसिल, है ना। जीसी दोनों में ही कॉमन हो गया, है ना। जीसी यहां पर भी है और यहां पर भी है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? ग्वेनिन और साइटोसिल ये दोनों जो होते हैं, साइटोसिन ये दोनों जो होते हैं वो आरएनए डीएनए में प्रेजेंट होंगे। अंतर सिर्फ ये होगा यूरेसिल में और थाइमिन में। अपन ने पिरामिडिन तो 5 पढ़े, है ना। सॉरी, पिरामिडिन तो अपन ने 3 पढ़े हैं, प्यूरिन अपन ने सिर्फ 2 पढ़े। तो पिरामिडिन थाइमिन प्रेजेंट होता है डीएनए में, जबकि आरएनए में सिर्फ यूरेसिल प्रेजेंट होता है। बड़ा अच्छा पॉइंट है। प्रॉब्लम से कोई फर्क नहीं पड़ता, रूप सिंह ने लिखा, बहुत बढ़िया, मोटिवेट हो गए आप लोग। चलो भाई बहुत बढ़िया। चलो, प्रॉब्लम को भी मजे ले लेके पढ़ते हो, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो कंटिन्यू करते हैं अपन आगे क्लास। छोटा ही टॉपिक है, बहुत ज्यादा लंबा टॉपिक भी नहीं है, तो बहुत घबराने की भी जरूरत नहीं है अपन को, और अच्छा टॉपिक है। आप, मैं बहुत ज्यादा समझाऊं भी नहीं तो आप, मुझे विश्वास है कि आप लोग पढ़ के कवर कर लोगे। चलो अब अपन डीएनए और आरएनए दोनों के स्ट्रक्चर को समझते हुए चलेंगे, वो बड़े इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर। डीएनए का तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ भी चुके हैं 1-2 बार इससे क्वेश्चन। डीएनए का जो स्ट्रक्चर दिया था, जिस 2 साइंटिस्ट ने मिलकर दिया था, एक है वॉटसन और दूसरे हैं क्रिक। तो दोनों ने मिलकर इसके पूरे स्ट्रक्चर को बताया कि इस तरह से एक डीएनए का स्ट्रक्चर होता है, और उनके इस स्ट्रक्चर को हम वॉटसन एंड क्रिक मॉडल कहते हैं। फिर से कैमरा ऑफ हो गया आज तो भैया, मानोगे नहीं। चलो प्रॉब्लम, 2 मिनट और रुके, फिर से
आज तो कैमरा का मन नहीं है चल आज कैमरे का मन नहीं है, जीतन ने लिखा। चलो तो मैं देखने लगा हूँ अब, है ना। आज टाइम से नहीं आए थे सर, इसलिए नाराज है चलो बिना कैमरा के स्टडी करा दो, जीतन ने लिखा। ओके चलो भाई, तो हो गया कैमरा फिर से चालू। किसी की नजर लग गई थाइमिन रिप्लेस को यूएस में। ओके चलो चलो कंटिन्यू करते हैं भाई, है ना। कंप्लीट करते हैं। बीच बीच में थोड़ी सी रुकावटें चल रही हैं, रुकावट के लिए खेद है। डीएनए का स्ट्रक्चर दो साइंटिस्ट ने दिया, वाटसन और क्रिक ने, और इनके जो स्ट्रक्चर है उनको अपन वाटसन एंड क्रिक मॉडल कहते हैं। वाटसन और क्रिक मॉडल में उन्होंने क्या क्या बताया वो अपने लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि डीएनए जो होता है वो राइट हैंडेड डबल हेलिक्स होता है। राइट हैंडेड डबल हेलिक्स, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि ये राइट की तरफ घुमावदार होगा, राइट की तरफ जैसे ऐसे घुमावदार होगा ना। ये आप स्ट्रक्चर देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में देखोगे कि कुछ इस तरह से है ना, यहाँ से वैसे डायग्राम से आपको समझ में नहीं आएगा, इस तरह से घुमावदार होगा तो इसको अपन राइट हैंडेड कहते हैं, ठीक है। और डबल हेलिक्स होगा, इसका मतलब दो दो धागे इसमें एक साथ चलेंगे। एक इमेज देख रहे हैं आप, इस इमेज में आप देख रहे हो कि दो धागे जो है वो एक साथ चल रहे हैं, दो धागे, है ना, दो धागे एक साथ चल रहे हैं, इसलिए अपन इसको डबल हेलिक्स बोलेंगे। तो राइट हैंडेड और डबल हेलिक्स होता है। दो स्टैंड जो होते हैं वो एंटी पैरेलल होते हैं, और एक स्टैंड 5 से 3 की दिशा में चलता है, जबकि दूसरा जो होता है वो 3 से 5 की दिशा में चलता है। अब इसका क्या मतलब है भाई? इसका मतलब है कि दोनों जो धागे की बात कर रहे हैं अपन, दो धागा मतलब स्टैंड है ना, जो दोनों स्टैंड हैं वो एक दूसरे से एंटी पैरेलल होते हैं। दोनों जुड़े तो हैं, लेकिन जो जब इनमें मूवमेंट होता है तो मूवमेंट में एक जाता है ऊपर की तरफ, एक जाता है नीचे की तरफ, है ना। तो उस डायरेक्शन को अपन एक को 3 से 5 बोलते हैं, एक को 5 से 3 बोलते हैं। 3 से 5 और 5 से 3, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जब आप घड़ी बनाएंगे तो घड़ी में अपना इस तरह से यहाँ 3 होता है, यहाँ 5 होता है ना, घड़ी में, है ना। तो एक इस डायरेक्शन में जाएगा राइट की तरफ, दूसरा मतलब क्लॉकवाइज, इसको अपन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज भी बोल सकते हैं। तो एक जो होगा वो क्लॉकवाइज चलेगा, क्लॉकवाइज मतलब सीधा जैसे अपनी सुइयां चलती हैं, और एक उसका एंटी क्लॉकवाइज चलेगा, मतलब उल्टे की तरफ चलेगा। इसका मतलब क्या, जैसे आप यहाँ पर इमेज देख रहे हैं तो इस इमेज में एक जो स्टैंड होता है वो ऊपर से नीचे तरफ जाएगा, एक दूसरा वाला जो स्टैंड है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। मतलब आज मन ही नहीं है कैमरे का, तो कैमरे का ही डीएनए टेस्ट करा दें, आज सेंचुरी हो गई है। अच्छा ओके चलो, स्टूडेंट भी ज्यादा है तो कैमरा हीट कर रहा है। चलो कोई दिक्कत नहीं, हीट कर रहा है बस, और कुछ नहीं है बाकी। चलो रुकावट ही रुकावट हो रही है, कैमरा तो रिफ्रेश कर दीजिए सर। हाँ रिफ्रेश नहीं है, एक्चुअली हीट हो रहा है बहुत ज्यादा। वो उसका क्या रीजन है, मतलब ये जो है ना ऑनलाइन क्लासेस में बहुत सारे इशू आते ही हैं। कोई नया के नहीं आया होगा, नहा के नहीं आया होगा, ओवरलोड ओवरलोड हो रहा है ऐसा। चलो देख लेते हैं अपन, कोई दिक्कत नहीं है। हीट हो रही है तो उसमें अपन में कल जो भी इशू हो गए वो सॉल्व कर लेंगे। एक हो जा डीएनए में एक स्टैंड जो होगा वो 3 से 5 चलेगा, दूसरा जो होगा वो इंपोर्टेंट तो है चैप्टर, बिंदेश्वर जी ने बिल्कुल सही कहा है। आपको कंफ्यूजन लगेगी तो एक बार अपन कल इसको रिवाइज कर देंगे, ठीक है। फिलहाल अपन इसको आज तो कंटिन्यू करके अपन कंप्लीट तो कर ही लेते हैं, ठीक है। थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ा के इसको कंप्लीट कर देता हूँ, एक बार पढ़ना। आप कंफ्यूजन लगेगी तो आप मैसेज कर देना कि सर इसको एक बार रिपीट कर देना, तो अपन कल की क्लास में उसको रिपीट कर देंगे, ठीक है। तो थोड़े सा आज में फास्ट, थोड़े लेट भी हो गए अपन आज। इसकी जो विड्थ होती है वो 2 नैनोमीटर की होती है। इसकी जो चौड़ाई होगी, है ना, जो चौड़ाई होती है वो 2 नैनोमीटर की होती है। और हेलिक्स के प्रत्येक टर्न में न्यूक्लियोटाइड के 10 पेयर प्रेजेंट होते हैं। जो न्यूक्लियोटाइड अपन ने अभी देखा तो उसके इसमें 10 पेयर प्रेजेंट होंगे। कितने? एक टर्न में
एक बार का जो टर्न हो जाता है उस एक टर्न में इसके 10-10 पेयर प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियोटाइड के। अगर अपन जैसे एक रस्सी को लो, जैसे अपनी मान लो स्पाइरल बाइंडिंग अपन कराते हैं बुक की, अपनी फोटोकॉपी की स्पाइरल बाइंडिंग कराते हैं, तो स्पाइरल बाइंडिंग में जो स्प्रिंग है वो एक चक्कर जो लगा दिया है ना, उतने चक्कर के बीच बीच में आप ये मान के चल सकते हो कि दोनों के बीच में पेयर लगे हुए हैं, जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो वो जो पेयर हैं वो 10 पेयर प्रेजेंट होते हैं, और उन दोनों पेयर 10 जो पेयर हैं उनमें पेयर के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो भी 0.34 नैनोमीटर की उसमें डिस्टेंस होती है। न्यूक्लियस में और पैक्ड सेल के डीएनए की जो कुल लंबाई होती है वो 1 से 2 मीटर होती है। बड़ी खास बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जो सेल होता है, सेल के अंदर डीएनए जो होता है वो पैक्ड होता है। अगर अपन उसको लंबा कर दें, है ना, पैक्ड का मतलब क्या भाई, कोई धागा है, उस धागे को आप एक छोटी सी पोटली में डाल दोगे तो वो पैक हो जाएगा, लेकिन उसको आप धागे को आप खींचोगे, जैसे अपने जो आती हैं धागे की, है ना, उनको आप खींचोगे तो कितना लंबा हो जाता है ना। तो इसी तरह से एक सेल के अंदर डीएनए जो होता है वो पैक होता है, और उसको अगर अपन सीधा कर दें तो सीधा करने के बाद उसकी जो लंबाई होती है वो 1 से 2 मीटर उसकी लंबाई निकल जाती है। सोचो कितनी सेल कितना छोटा है, जो अपने को बगैर माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते अपन सिंगल सेल को, लेकिन वो उसमें डीएनए की जो लंबाई होती है वो 1 से 2 मीटर उसकी लंबाई होती है। चलो आज कैमरा भाई थोड़ा सा इशू कर ही रहा है, तो अपन आज थोड़ा सा क्लास रहने देते हैं, है ना। इंपॉर्टेंट तो है चैप्टर, कल अपन इसको स्टार्टिंग से शुरू से ही पूरा डिस्कस कर लेंगे। आज क्लास रहने देते हैं ना। तो कैमरा क्यों हीट कर रहा है उसको मैं आज नाइट में दिखवा लूंगा। तो अभी देखते हैं, मैथ की क्लास के लिए मैं आपको मैसेज दे दूंगा कि मैथ की क्लास पॉसिबल हो रही कि नहीं हो रही, ठीक है। चलो तो आज फिलहाल रहने देते हैं भाई। आता माजी सटकली किसकी भाई, सुनील की। मॉर्निंग में ही लेना क्लास, जैसा उचित समझें। डिस्टर्ब हो रहा है, हाँ ठीक है। चलो तो आज बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, तो आज भाई क्लास अपनी मैं रोक रहा हूँ, है ना। कल अपन इस टॉपिक को पूरा कंटिन्यू करेंगे, और या हो सकता है रात में दिनेश सर को मैं बोल दूं, तो दिनेश सर अगर कंप्लीट करा सके तो दिनेश सर पहले इसकी थ्योरी करा के एमसीक्यू थोड़े कम करा देंगे, थ्योरी करा देंगे, है ना। तो मैं देखता हूँ दिनेश सर क्या बोलते हैं। पॉसिबल हुआ तो दिनेश सर आपको थ्योरी करा देंगे, अदरवाइज अपन इसको कल कंटिन्यू करेंगे। चलो तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।